रखने के लिए ऐसी ख़वातीन और हजरात का अब इस्तेमाल किया जा रहा है जो फुहश और गंदी गुफ्तगू करते हैं। वो वीडियोज़ आप किसी सूरत भी अहले खाना के साथ बैठ के, फैमिलीज़ के साथ बैठ के या बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। मैं उन आखिरी 2 ख़बरों की बात कर रहा हूँ और उन ख़बरों को शुरू होने से पहले हमने आप सबको इन्फॉर्म भी किया, इंतबाह भी किया कि आप इन ख़बरों को अब नहीं देख सकते। अगर आप फैमिली में बैठे हैं, परहेज़ कीजिए, तभी देखिए अगर आप अकेले बैठे हैं। उनको हमने स्पेशल तरीके से टैग किया, रैंक किया यूट्यूब के अंदर, ताकि आप कोई बच्चा या आप अचानक उसे क्लिक ना कर दें और वो वीलॉग आपके सामने ना चल पड़े। अगर आपने उस वीलॉग को देखना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी फैमिली या बच्चों के साथ नहीं बैठे। उसका जो लिंक है वो इस वीलॉग के आखिर पर भी शेयर कर देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने यूट्यूब पर अपना एक अकाउंट बनाया हो, क्योंकि यूट्यूब पहले मेक श्योर करेगा कि आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, और उसके लिए आपका ईमेल के साथ एक अकाउंट बनना यूट्यूब के ऊपर ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब की ऐप खोल के एक गेस्ट के तौर पर उसे देखते हैं यूट्यूब को, और आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रखा, तो फिर वो आपको वो वीडियो नहीं देखने देंगे, क्योंकि उनको गालिबन अंदाज़ा नहीं होगा कि आप 18+ हैं या नहीं हैं। तो ये ज़रूरी इत्तला देनी थी इन केस आपको लगे कि वो वीडियो क्यों नहीं चल रही, क्या मसला है, वीडियो क्यों नहीं आई, सुबह का वीलॉग क्यों नहीं आया। उस वीलॉग में जो पहले 20-22 मिनट की खबरें हैं वो तो नॉर्मल है सारी, लेकिन आखिरी 2 खबरें जो हैं वो बहुत ही आपको हैरान कर देंगी, चौंका देंगी कि किस तरीके की पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है। शायद मगरिब की भी उस तरीके की गुफ्तगू पब्लिकली ना हो रही हो। ये कोई खुफिया वीडियोज़ नहीं है फोश, ये अब आप ये कह लीजिए कि अवामी सतह पर छोटे छोटे जलसों के तरह जो है वो इंटरेक्शन ऑनलाइन की जा रही हैं, और उनके अंदर ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि आपको लगेगा कि जैसे कोई रिलीज फिल्म चल गई है। अब चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, और आज की पहली खबर में एक दफ़ा फिर हमें मलका तरन्नम नूर जहां मरहुमा उनको सुनना पड़ेगा, जो उन्होंने एक मिली नगमा, जो आप ये कहिए जंगी तराना गाया था। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लभनी विच बाजार खुड़े सौदा नकद ही नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार खुड़े। सुन लिया आपने, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, इसीलिए हमने इनको स्पेशली लगाया है एम्बेसडर्स। बहुत सारे मुल्कों में इनको एम्बेसडर के तौर पर भेजा जा रहा है। जो फॉरेन ऑफिस के अफसरान हैं, जिनका ये हक होता है, जिनकी सारी उम्र ये ट्रेनिंग होती है, उनको बाईपास कर दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, भारी तनख्वाहों पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन शख्सियात को लगाया गया है, जिनमें ज़्यादातर मिलिट्री अफसरान हैं और कुछ इसमें फिर सिविलियन भी हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, इनको एम्बेसडर्स लगाया गया है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन ऑफिस का काम है, जो वजारत ख़ारजा का काम है, वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही ख़ास काम है। उसके लिए आपको साल की महारत चाहिए, लेकिन बग़ैर किसी महारत के इन दोस्तों को वहाँ लगा दिया गया है। अब ये वहाँ पर क्या गुल खिलाएंगे ये ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन शायद पता भी है। इनके नाम आपके सामने रखते हैं। शहजाद पराचा साहब की ये स्टोरी है, उन्होंने आज ये स्टोरी ब्रेक की है। 15 नॉन करियर जो एम्बेसडर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और इनमें नाम कौन कौन से शामिल हैं? मेजर जनरल रिटायर्ड कामरान तब्रेज़, ये नाइजीरिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर भेजे गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड खुरम सरफराज खान, इन्हें जॉर्डन में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाकर भेजा गया है। डॉक्टर यूसुफ जुनेद, इन्हें तुर्की में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाकर भेजा गया है। डॉक्टर फरियाल लगारी, तुर्कमानिस्तान में इन्हें भेजा गया है। फिर आगे मेजर जनरल रिटायर्ड नैयर नसीर, इन्हें श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाकर भेजा जा रहा है। एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद मुगीस अफजल, इन्हें सीरिया शाम में भेजा जा रहा है पाकिस्तान का एम्बेसडर बना के। फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर कतर में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पहले ही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हुए हैं, इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनमें कुछ लग चुके हैं, कुछ शायद जाएंगे, मीना भी जाने वाले हैं, और कुछ अपनी पोजीशन संभाले खड़े हैं, मतलब मोर्चों के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपनी बंदूकें लेके दुश्मन की तोपों का वहाँ पर दफा कर रहे हैं, तोपों के खिलाफ, उनकी गोलाबारी के खिलाफ एम्बेसडर बन के वहाँ पर भरपूर किस्म से वतन अजीज़ का दफा किया जा रहा है। फिर उसके बाद मेजर जनरल रिटायर्ड कंवर उस्मान अहमद खान यूक्रेन में गए हैं। फिर मारी साहब हैं, इनको वियतनाम भेजा गया है एम्बेसडर बना के। फिर वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी, इन्हें मालदीव भेजा गया है एम्बेसडर बना के। मोहम्मद इरफान तारर, इन्हें नाइजर में भेजा गया है एम्बेसडर बना के। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर तहीम, कंबोडिया में इन्हें एम्बेसडर बना के भेजा गया है। आदिल गिलानी, मोराको में इन्हें एम्बेसडर बना के भेजा गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड मुमताज़ हुसैन, इन्हें लीबिया में एम्बेसडर बना के भेजा गया है। मोहम्मद समीउर रहमान, इन्हें पोलैंड में एम्बेसडर बना के भेजा गया है। अभी 4 एम्बेसीज और रहती हैं
जो या तो खाली हैं या टेम्परेरी बंद की हुई हैं, वहाँ भी एम्बेसडर्स भेजे जाएंगे। हो सकता है कि वो एम्बेसीज या कॉन्सुलेट दोबारा खोल दिए जाएं सिर्फ एम्बेसडर्स भेजने के लिए। अब ये एम्बेसडर लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं हर एम्बेसी के अंदर। इसके नीचे भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो बहुत ही लुक्रेटिव, जिसमें बहुत बड़े बड़े पैकेजेस के ऊपर लोग काम करते हैं। तो ये सिर्फ आपको एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट बताई हैं। जो नीचे पूरा अमला है उसके बारे में अगर आप सुने तो आपके होश उड़ जाएंगे कि वहाँ किस किस को और कितने लोगों को लगाया गया। तो वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री से भी और जाहिर है दूसरे एरिया से भी लोगों को पकड़ पकड़ कर अपॉइंट किया गया है उनको ऑब्लाइज करने के लिए। तो वो जो 3 साल 5 साल ऐसा टेन्योर गुजार के आते हैं उसमें वो अपनी जेब अच्छी तरह से भर लेते हैं। और यही वजह है कि आपको किसी भी लॉलेसनेस के खिलाफ, किसी भी गैर आइनी काम के खिलाफ, किसी भी गैर कानूनी काम के खिलाफ आपको कोई बोलता हुआ या आवाज़ उठाता हुआ या इस्तीफा देता हुआ नजर नहीं आता। वजह क्या है? क्योंकि हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको दे दिया जाता है, और बल्कि हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, जुस्से से कहीं ज़्यादा हिस्सा सबकी जेबें इतनी भर दी जाती हैं कि वो इसी सिस्टम के मरहून मिन्नत अपने आप को समझते हैं, इसी सिस्टम के वो बेनिफिशरीज होते हैं। तो ये जो जुल्म का सिस्टम है, ये जो लाकानूनियत का सिस्टम है, ये जो गैर आइनी सिस्टम है, ये जो बार बार आइन को तोड़ने का सिस्टम है, इसकी बातें तो आप बहुत सुनेंगे। लेकिन ये वकला के अंदर अगर आप देखें, मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमेशा से आप वकला में 2 ग्रुप सुनते रहे, दोनों अपनी पोस्टरिंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट करते थे। एक हामिद खान साहब का ग्रुप था और एक आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप था। अब उन्होंने शुरू में, जैसे ऐसा ही है जैसे कोई बंदा शुरू में 4-5 दिन को नमाजें पढ़े और उसके बाद वो मैं खाने चला जाए और वो कहे मैं उस ज़माने में नमाज़ पढ़ा करता था, मेरे साथ आप वही वाला सलूक करें। यही काम आसमा जहांगीर साहबा का जो ग्रुप है, उन्होंने शुरू में बिल्कुल कोई ना कोई पोजीशन ली होगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और लिए रखी, लेकिन उसके बाद जैसे ही नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के साथ उनके हाथ मिले, जनरल्स के साथ उनके हाथ मिले, तो पूरे का पूरा ग्रुप जो है, बल्कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उस ग्रुप के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं ही ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट के घर में सियासी तौर पर पैदा हुई हैं और परवान चढ़ी हैं। तो ऐसा ग्रुप जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के नाम से वकला में बनाया गया, वो पूरे का पूरा प्रो इस्टेब्लिशमेंट, या बल्कि प्रो क्या, वो इस्टेब्लिशमेंट ही बन गया।